प्रणाम। लेख्य मंजूषा समूह, सादर अभिवादन सभी का। लेख्य मंजूषा समूह पटना के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज 1 मई, वैसे तो मई दिवस है, मजदूर दिवस है, परंतु आज हम सभी के चहेते और लघु कथा के पुरोधा आदरणीय, मैं रजनीश दीक्षित जी को एक बार जोड़ लूं। रजनीश जी स्वागत रहेगा, आप म्यूट रहेंगे, मुझे बताया था आपने जी। तो मैं कह रहा था, हम आज लघु कथा के पुरोधा, तन मन धन से समर्पित आदरणीय मधुदीप जी की जयंती पर एकत्रित हुए हैं। मधुदीप जी जो लघु कथा के अंदर एक बहुत बड़ा हस्ताक्षर रहे हैं और लघु कथा लेखन के साथ साथ लघु कथा की सेवा उन्होंने बहुत जी भर के की है, क्योंकि प्रकाशन और लगातार उस चीज में जुटे रहना। मैं उनके संपर्क में तब आया जब उनके जीवन के अंतिम 1 या 2 वर्ष थे। तो कई बार व्यथित होकर मुझे कहते थे कि राजेंद्र, हमारे पास गोदाम भरे पड़े हैं, हमें लगता है न जाने क्या होगा इन पुस्तकों का। हम जानते हैं पुस्तकों की क्या स्थिति है, कौन खरीदता है, कितनी खरीदती, कितनी बिकती है, फिर भी उस आदमी ने पुस्तक प्रकाशन करने का, लघु कथा प्रकाशन करने की अपनी मुहिम कभी नहीं छोड़ी और वो जुटे रहे इसके अंदर। मैं आपको गारंटी करता हूं कि अवश्य ही नुकसान उठाया होगा, हानि उठाई होगी उन्होंने, लेकिन साहित्य है, बनिए का व्यापार नहीं है। तो उन्होंने, वो बनिए थे, व्यापारी थे वो, लेकिन फिर भी उन्होंने बिना इसको सोचे समझे अपना काम किया हमेशा। तो आदरणीय मधुदीप, 1 मई 1950 में आपका जन्म हुआ था हरियाणा के दुजाना गांव में। दुजाना मेरे राजस्थान में भी है, मैंने पहले सोचा वहां के हैं, मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा नहीं, दुजाना हरियाणा में है। कहानी संग्रह, लघु कथा संग्रह, लघु कथा, कहानी संग्रह और उपन्यास प्रकाशित करने किए उन्होंने बहुत, और पड़ाव और पड़ताल नाम से उन्होंने लघु कथा के खंड प्रकाशित किए हैं। आप यकीन मानिए 27 खंड उन्होंने प्रकाशित किए हैं और मैं किस्मत वाला हूं, उनके 27वां खंड मेरे पास मौजूद हैं। हर एक खंड के अंदर वो कुछ चुनिंदा 66 लघु कथाएं लिखते थे, उनको सम्मिलित किया करते थे और उन लघु कथाओं के ऊपर उनकी समीक्षा के अंदर जितने लोग उनको मिल पाते थे, उनकी समीक्षाएं भी प्रस्तुत किया करते थे साथ में। यानी अगर आप एक खंड पढ़ लेते हैं तो आपको तत्कालीन उस जमाने के लघु कथा के बड़े बड़े लेखक और उनकी लघु कथाओं की समीक्षा एक ही पुस्तक में मिल जाया करती थी। ऐसे उन्होंने प्रकाशित किए, प्रकाशित करते रहे। हम जानते हैं कि बिक्री या बिकना बहुत ज्यादा नहीं हुआ होगा, यद्यपि उनका मुझ पर बहुत स्नेह था, परंतु ईमानदारी से कहता हूं, मैंने 2700 खंड उनसे खरीद के लिए थे। उसके वो खरीदने के बावजूद वो अपनी कुछ पुस्तकें मुझे भेंट स्वरूप भेज देते थे। मैं कहता पैसे लीजिए, कहता नहीं, आशीर्वाद है, आशीर्वाद के पैसे मत मांगना मुझसे, पैसे मत देना मेरे को। तो वो एक बहुत उदार हृदय के और बड़े अच्छे प्रकृति के इंसान थे। आलोचना सुनना कोई मधुदीप से सीखे। विभा दीदी का स्वभाव हमें सब पता है, वो उनसे जब मिली थी तो उन्होंने कतिपय उनकी आलोचना की थी और उन्होंने हंस के स्वीकार किया था और कहा, विभा तुमने बिल्कुल ठीक कहा मेरे बारे में। विभा दीदी को कहती है, मुझे अभी भी अफसोस है कि वो अंतिम मुलाकात थी उनसे, पर कौन जानता है, आज आप मुझसे बात करें, मेरी आलोचना कर दे, कल को मैं ना रहूं तो आपको लगेगा अरे अंतिम समय मिले तो आलोचना नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन विभा दीदी का आदर देखिए, पटना से दिल्ली किसी काम से गई थी तो उनके घर गई और उनसे मिलकर आई। उन्होंने बड़ा आश्चर्य किया, मेरी तबीयत खराब है तो तुम मुझसे मिलने आई हो, तो आदर कितना किया। तो वो हमेशा उनको अपनी बहन, छोटी बहन की तरह मानते थे और लेख्य मंजूषा समूह से जुड़े हुए थे। हम सभी से सदस्य नहीं थे, परंतु हम सभी को लगभग वो जानते थे। रजनीश दीक्षित जो हमारे साथ मौजूद है, और ये प्रतियोगिता उन्होंने भी आपने की जो करवाई है, ये भी उनसे बहुत निकटस्थ जुड़े हुए थे। इनसे, इनके ऊपर बड़ा स्नेह था उनका, मधुदीप जी का। और उनकी कई लघु कथाएं, हिस्से का दूध जो एक प्रतिनिधि लघु कथा है उनकी, और बहुत सुंदर लघु कथा है। जागृति उनकी बहुत सुंदर लघु कथा है। आज हम कार्यक्रम में कुछ लघु कथाएं उनकी सुनेंगे। लोहद्वार है, टीस है, उनकी लघु कथाओं की बहुत लघु कथाएं हमें उनकी मिल जाएंगी, बहुत पुस्तकें उनकी हमारे पास में। उनका स्वयं का चयनित खंड भी है हमारे पास में। तो आज उनकी जयंती पर हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारा प्रयास ये है कि हर भागीदार सदस्य लेख्य मंजूषा का अपनी एक लघु कथा और उनकी एक लघु कथा अवश्य पढ़ने का प्रयास करेगा। आदरणीय अनिता रश्मि जी अध्यक्षा के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हैं, आपका स्वागत है। और आपसे हम आपको हम अवश्य सुनना चाहेंगे
क्योंकि आपसे हमारा बहुत गहरा रिश्ता है। विभा दीदी ने बताया था कि बाबा सतीश राज पुष्करणा जी से आप जुड़ी हुई थी और आप उनके साथ लिखती छपती रही हैं, ऐसा मुझे विभा दीदी के शब्द थे कि अनीता रश्मि उनके साथ साथ लिखती छपती रही हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनको हम हमारा गुरु अभिभावक मानते हैं। तो आप भी हमारी गुरु हुई। आपका स्वागत है लेखे मुझे समूह के इस पटल पर। और मैंने अभी तक ये बताया कि हम मधुदीप जी को हमारी तरफ से एक श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे। श्रद्धा हम बहुत कम सुमन अर्पित करते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि लघु कथा के लेखक मरते नहीं है, वो अभी भी हमारे बीच मौजूद हैं। हम डॉक्टर पुष्करणा को भी जीवित मानते हैं, और मधुदीप जी के लिए भी हम यही कहते हैं कि वो अपनी अपनी साहित्य के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हैं आज भी। तो हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। प्रयास ये है कि जो भी हमारे यहाँ पर आएगा वो एक रचना लघु कथा मधुदीप जी की पढ़े और एक स्वयं की पढ़े, और संक्षिप्त अपना जो कहना चाहे वो कह सकते हैं, ना कहें तो सिर्फ 2 रचनाएं भी आएंगी तो इस सेटअप को मान लिया जाएगा। मैं सबसे पहले मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि जो बोलेंगे उनके अतिरिक्त बाकी लोग अपने माइक को म्यूट रखेंगे, तो हम लोग बहुत आसानी से इस कार्यक्रम को कर पाएंगे। और जो सुन रहे हैं, हमारे से लोग जुड़ रहे हैं, लगातार लोगों के फेसबुक पर कमेंट आ रहे हैं, लाइक आ रहे हैं, लोग जुड़ते जा रहे हैं, और फेसबुक हमारे समूह के अतिरिक्त भी लोग जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। हमें उनको अगर अच्छा कार्यक्रम हमें दिखाना है, प्रस्तुत करना है, तो जो न बोले वो अपने आप को म्यूट करते रहेंगे तो बड़ा अच्छा कार्यक्रम रहेगा। आज के कार्यक्रम का प्रारंभ शर्मिला चौहान जी से। शर्मिला जी, आप आए और अपना उद्बोधन हमें दीजिए संक्षिप्त, और हमसे जुड़िए और अपनी लघु कथा, उनकी लघु जैसे भी आपका हो, आप हमें अवश्य अपना ठाणे महाराष्ट्र से शर्मिला जी पधारें। इस मंच को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। आप सबके साथ जुड़ने का ये मेरा पहला ही अवसर है। बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग नहीं रहा है कि मैं आपसे पहली बार बात कर रही हूँ। ये होता है हमारी लघु कथा का अपनापन। हम कितने भी दूर रहते हैं, पर जब मिलते रहे हैं तो लगता है कि कहीं ना कहीं विचारों से हम एक दूसरे से जुड़े हुए थे। राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी सुंदर शुरुआत की, बहुत अच्छी जानकारी दी आदरणीय मधुदीप सर के बारे में। जैसा कि आपने कहा, मैं भी बहुत कम ही समय से उनसे, पिछले जब वो बीमार हुए उसके कुछ दिनों पहले से ही मेरी उनकी ज्यादा पहचान हुई, और उनकी सराहना, उनके सुझाव अस्पताल तक मिलते रहे मुझे। मैं अगर परिंदे में कुछ डालती थी तो वो अस्पताल से मैसेंजर में मुझे कहते थे, ये अंतिम लाइन जरूरी लग रही है क्या तुमको? वो आज मैं याद कर रही हूँ। इतना कौन कौन किसके लिए इतना कर देता है। सिर्फ वो शायद मेरे लिए नहीं करते थे, वो उस विधा के लिए करते थे जो मैं सही सीख सकूं, और आगे भविष्य में साहित्य में वो विधा मैं सही रूप में ले जाऊं। तो मैं आज दिल से उनको सादर प्रणाम करती हूँ। वो जहां भी रहेंगे हमेशा याद आते रहेंगे, और हम लघु कथा विधा के इस जगत में उन्हें कभी भूल नहीं पाएंगे। इस छोटी सी अपनी बात रखने के साथ मैं आप कहें तो पहले अपनी पढ़ूं, फिर सर की पढ़ूं, या पहले सर की पढ़ूं? ठीक है, जैसे भी करें जी, जैसे भी आप मैं एक चाहें। हाँ, मैं एक अपनी पढ़ती हूँ पहले, क्योंकि सिखाई हुई तो उन्हीं की है, चाहे मैं अपनी कह के पढ़ूं, सीखा तो उन्हीं से है सब। तो मेरी जो लघु कथा है उसका नाम है शक्ति। रोज की तरह मीनू आज भी मूर्ति वाली गली में जा खड़ी हुई। 7 साल की बच्ची रोज बड़े ध्यान से मूर्तिकार बाबा के काम को देखती रहती। पास ही मजदूरों की झोपड़पट्टी में रहती है। आज बाबा मूर्ति पूरी करने वाले हैं। उसने पूरी मूर्ति बनते हुए देखी है। देवी का शरीर, हाथ पैर और चेहरा, सब कुछ एक एक कर बनता गया। बाबा ने जैसे माटी में जान फूंक दी है। कितनी सुंदर है देवी माँ, आंखें तो और किसी की ऐसी ना होंगी। सोचते हुए मीनू सूखी मिट्टी के ढेर पर बैठ गई। अपने नन्हे हाथों से मुट्ठी भर भर मिट्टी इधर उधर फेंकने लगी। उसके छोटे भाई को उसकी माँ साथ लेकर काम पे चली जाती है, और मीनू सारा दिन यहाँ वहां खेलती भटकती रहती। भूख लगती तो अपनी झोपड़ी खोलकर सुबह की रखी रोटी भात खा लेती और फिर बाहर। उस झोपड़पट्टी में उसकी उम्र के सभी बच्चे ऐसे ही थे।
जो 12-13 साल के हैं वो तो कहीं ना कहीं काम करने लगे हैं। मैं बिल्कुल देवी माँ जैसी हूँ, वैसे ही लंबे बाल हैं मेरे भी। अपने तेल लगे काले लंबे बालों को हाथों से नापने लगी। अरे बाबा, आज आपने देवी माँ को ये क्या दिया हाथों में? उछलकर मूर्तिकार बाबा के सामने पहुंच गई मीनू। ये तो अस्त्र शस्त्र हैं देवी के, तलवार कटार गदा धनुष सब है। मूर्तिकार ने कहा। ये क्यों रखती हैं देवी? मासूम सा प्रश्न था मीनू का। राक्षसों बुरे लोगों से लड़ने के लिए, उनको हराने के लिए। मूर्तिकार अपना काम करते हुए बच्ची की जिज्ञासा शांत कर रहा था। मैं भी तो देवी जैसी हूं बाबा, मेरे बाल भी देखो लंबे हैं, परंतु मैं राक्षसों से नहीं लड़ सकती, मेरे पास अस्त्र शस्त्र नहीं है ना, मीनू ने धीमी आवाज में कहा। मूर्तिकार बाबा हाथ धोकर अपने घर के अंदर चले गए। बाबा ने मीनू को बैग में पुस्तकें, कलम और एक स्लेट दे दी। अब देवी का साज श्रृंगार पूरा हो गया था। धन्यवाद। ये मेरी अपनी लघु कथा। धन्यवाद। अब मैं आदरणीय सर की लघु कथा पढ़ने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है हड़कंप। जो हम देख रहे हैं आज, जो माहौल जैसा मचा हुआ रहता है, तो चुनाव की परंपरागत इस बात पर सर की बहुत ही बेहतरीन एक लघु कथा मुझे लगती है, हड़कंप। गांव की गलियों में खड़ंजे बिछने लगे हैं। सूखे पड़े नलकूपों से जलधार टपकने लगी है। अंधेरा उतरते ही गलियों में लगे खंभों पर जुगनू चमकने लगे हैं। देश की एक बड़ी पार्टी इस बार चुनाव में उन उम्मीदवारों को ही टिकट देना चाहती है जिनकी जीत का पूरा विश्वास हो। इसके लिए हाईकमान विशेष सर्वेक्षण भी करवा रही है। सर्वेक्षण दल प्रत्येक मतदान क्षेत्र में जाकर मतदाताओं के मन टटोल रहे हैं। मैं एक सर्वेक्षण दल के दूसरे 2 सदस्यों के साथ इस गांव के दौरे पर हूं। जीप आगे बढ़ती जा रही है। ये जो खेतों में बनी समाधियां आप देख रहे हैं, स्थानीय प्रतिनिधि ने मेरी आंखों में उभरे आश्चर्य को ताड़कर बताना शुरू किया। ये उन वीरों की है जिन्होंने अपने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। सांझ उतरने से पहले ही उस गांव में हमारे आने की सूचना पहुंच चुकी है। सभी बिरादरी और धर्मों के लोग चौपाल पर एकत्रित हो गए हैं। मैं सभी से अलग अलग बात करके उनका मंतव्य जानने का प्रस्ताव रखता हूं, मगर सभी ने एक ध्वनि से इसे खारिज कर दिया है। क्यों? हम फैसला कर चुके हैं कि हमें कैसा उम्मीदवार चाहिए। मेरी दृष्टि में ढेरों प्रश्न उभर रहे हैं। मुखिया का दृढ़ स्वर सभी के कानों से टकरा रहा है। हाँ, इस बार पूरे गांव ने फैसला लिया है कि हम उस उम्मीदवार को ही अपना वोट देंगे जिसके परिवार से कोई आदमी देश की सेवा के लिए सरहद पर तैनात हुआ हो। मेरे भेजने से पहले ही सर्वेक्षण मत राजधानी पहुंच चुका है और हाई कमान में हड़कंप मच गया है। क्या बात, क्या बात। धन्यवाद सर, धन्यवाद राजन भाई जी। ये जो लघु कथा है जी, इसके बारे में मैं अपना दो शब्द, क्योंकि वैसे तो मैं सर के लिखे पे कुछ बोलने का अधिकार नहीं है, परंतु एक छात्र होने के नाते कि हम क्या सीख सकते हैं, कि कैसी बात रख सकते हैं, वो एक पाठ की प्रतिक्रिया के रूप में मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। जी। कि जो स्थिति हम देखते हैं कि हमारा लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक ये देश है, नाम प्रजातंत्र का, लेकिन अभी भी परंपरागत राजशाही सामंतवादी प्रथाएं चालू हैं। जी। जैसे वो गद्दी पर बैठना हमारा अधिकार है, मैं नहीं तो मेरा बेटा नहीं तो उसका बेटा, नहीं तो उसका भतीजा भाई, कोई ना कोई उस गद्दी पे राज्य करेगा। जी। और इसको बड़े सरल और सहज तरीके से आदरणीय सर ने सामने लाया है। यह भी बताया है कि मैं खुद उस सर्वेक्षण दल का एक सदस्य हूं। यानी हम जो कहते हैं कि लेखकीय प्रवेश है या ये एक संस्मरण हो जाएगा, तो उसको उन्होंने कितने सहज रूप में देखिए प्रस्तुत किया कि मैं उस दल का एक सदस्य हूं। बिल्कुल। और सभी धर्म के लोग जो उस गांव में हैं, वो सभी यह जानते हैं और चाहते हैं कि जो भी सत्ता करता है वो सिर्फ सत्ता भोगने के लिए सत्ता करता है। जी। परंतु जो
सच्चा देशभक्त है, राष्ट्रभक्त है, उसका बच्चा, उसका परिवार का कोई ना कोई सरहद पर रहता है। यदि सरहद पर उसकी मृत्यु हो जाती है तो अगली पीढ़ी भी ये प्रण करती है कि आने वाला जो कोई ना कोई मेरे घर से फिर जाएगा उस सरहद पे। इतना बड़ा दिल रहता है, भोगने की नहीं, सिर्फ सेवा की भावना, देश की भावना रहती है। त्याग और इस त्याग की बात भावना को प्रबल होती है। बिल्कुल जी, जबकि बिल्कुल मालूम है कि सरहद पे क्या मिलता है। जी 90% तो यह श्योर रहता है कि जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है कि हम वापस आएंगे भी, और आएंगे तो या कैसे आएंगे। जी उसके बावजूद इस उस गांव ने कितना सही निर्णय लिया कि भाई उम्मीदवार तो उसी को चुना जाएगा कि जिसके घर का कोई ना कोई सरहद पे काम किया है। तो ये मुझे जी बहुत अच्छी लगी है लघु कथा, और इस बात से हड़कंप मच गया हाईकमान आला कमानों के खेमों में, क्योंकि जी उनको तो परिवारों में से कोई दूर दूर तक कभी गया ही नहीं था। तो ये इस बात में उम्मीदवार ढूंढना उनके लिए तो बड़ी मुश्किल वाली बात थी। तो इसलिए स्वाभाविक था कि एक सच्चा व्यक्ति ही उम्मीदवार के रूप में आएगा। तो यह बिल्कुल लघु कथा बहुत प्रेरक है, वास्तविकता से जुड़ी हुई है, जो माहौल हम देखते हैं उससे मिली जुली हुई है। जी। आप सभी ने बहुत मुझे बहुत इतने ध्यान से सुना, बहुत जी, बहुत धन्यवाद। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद आदरणीय शर्मिला जी। आपकी दोनों आप लघु सबका कथाएं धन्यवाद। शक्ति शक्ति बहुत सुंदर, देवी की प्रतिमा के धन्यवाद। को आपने मूर्त रूप में प्रस्तुत किया एक लघु कथा के रूप में, एक बहुत बड़ी बात है। उसके अलावा आपने हड़कंप, धन्यवाद। मैं ये कहना चाहूंगा, सिर्फ आपकी बात तो इतना ही जोड़ना चाहूंगा, आपने इतना अच्छा उसका विश्लेषण किया है कि हमें लगभग उसकी पूरा, हमें उसका जो अर्क है वो प्राप्त हुआ। मैं इतना ही जोड़ना चाहूंगा अपनी तरफ से कि अगर ऐसी कोई बात देश में अगर आज आ जाए तो देश में हड़कंप मच जाए, तो ये देश में जी हड़कंप बचाने का जो साहस है ये एक साहित्यकार ही कर सकता है। जी, बिल्कुल क्रांति सही कलम, कहा आपने। क्रांति बंदूकों से कभी नहीं आई, क्रांति कलम से आती है। तो वो एक ऐसे कलमकार थे जिन्होंने एक लघु कथा के एक वाक्य के माध्यम से देश में हड़कंप मचाने की उन्होंने एक शुरुआत कर दी थी। यदि ये विचार देश में कहीं आ जाए, संसद में कोई बोल जाए, तो हड़कंप मचेगा ही मचेगा। बहुत धन्यवाद शर्मिला जी। हम वर्षा के पास चले उससे पहले हम हमारी अध्यक्षा जी से कुछ दो वाक्य सुनना चाहेंगे इन लघु कथाओं के बारे में, आपके विचार, और शर्मिला जी की प्रस्तुति के बारे में आपके विचार। अध्यक्ष महोदया। जोहार। हड़कंप में जो संदेश है वो बहुत स्पष्ट है कि जो जान दे रहे हैं सरहद पे, उनके परिवार से लोग आएंगे तो एक अच्छा मैसेज, एक अच्छा संदेश देश में जा सकता है और उन पे पूरा विश्वास किया जा सकता है। आज के नेताओं की हालत या पहले से ही नेताओं की हालत हमारे सामने है, तो उन्होंने एक राह दिखाने की कोशिश की है कि राजनीति में भी अच्छे लोग आए, खासकर ऐसे जिनके परिवार के लोग हैं। ये तो मधुदीप जी की रचना पर शक्ति भी एक संदेश परोसती है बहुत अच्छे ढंग से कि हम केवल पूजा ना करें नारियों की, बल्कि शिक्षा दें, बच्चों को शिक्षा दें, और वही उसका असली हथियार है मातृ स्वरूपा को का। तो उसको भी बहुत सुंदर रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया। बधाई बहुत और बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका मिता जी, बहुत धन्यवाद। अब मंच पर आमंत्रित करूंगा मैं वर्षा गर्ग को। मुंबई से ही आती हैं, मूल रूप से उज्जैन की रहने वाली हैं, और हमारे अनेक कार्यक्रमों में इनकी लाइव प्रस्तुतियां हम देखते हैं। शिवानी के कार्यक्रमों में बहुत अच्छा इन्होंने प्रस्तुतिकरण दिया है। विदुषी हैं, ज्ञानी हैं, और अपनी प्रस्तुति को बड़े ही अच्छे ढंग से देती हैं। शब्द विन्यास और भाषा सौंदर्य बड़ा अच्छा है आपका। वर्षा जी, आज आप अपनी एक लघु कथा और मधुदीप जी की एक लघु कथा हमारे सामने प्रस्तुत करें। मंच अब जी मैं आपको देता हूं। आइए वर्षा जी। सबसे पहले मंच को प्रणाम करते हुए गुरु अभिभावक पुष्करणा जी की स्मृति को नमन करती हूँ और लघु कथा के पुरोधा कहे जाने वाले आदरणीय मधुदीप गुप्ता जी को उनकी स्मृति में भी प्रणाम करती हूँ। मंच पर उपस्थित आप सभी, राजेंद्र अध्यक्षा अनीता रश्मि जी, शर्मिला चौहान जी, राजेंद्र पुरोहित जी और रजनीश दीक्षित जी, आप सबको भी नमस्कार करती हूँ और स्पेशली विभा दीदी को धन्यवाद भी देती हूँ और नमस्कार भी करती हूँ कि उन्होंने हमें हमेशा अपनी बात कहने के लिए, दूसरों की बात सीखने के लिए, समझने के लिए ये मंच उपलब्ध कराया है। तो लेख्य मंजूषा के मंच पर उपस्थित सभी लोगों को अपना प्रणाम देते हुए अपनी बात शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैं एक लघु कथा अपनी पढ़ दूं पहले।
एक अपनी लघु कथा पढ़ रही हूं जिसका शीर्षक है ढील। विभू को कोचिंग क्लास छोड़कर सीधा छत पर आ गया मैं। कानों में बेटे से हुई बातें अब भी गूंज रही थी। पापा, प्लीज मम्मी को समझाओ ना, बड़ा हो गया हूं, 17 का हो जाऊंगा। मम्मी अभी भी बच्चा ही समझती हैं। क्यों, क्या हुआ? आज फिर कोचिंग के दोस्तों को फोन कर टाइम टेबल, सिलेबस, कल कितने बजे छूटे, सब पूछा। सब तो सही बताता हूँ, फिर भी पापा सब मेरा मजाक बनाते हैं। यही रवैया रहा तो छोड़ दूंगा सब कुछ। मैं सब समझ रहा था, अब रीना को समझाना भी जरूरी हो गया था। अचानक हल्की बूंदाबांदी तेज बारिश में बदल गई। अच्छा हुआ छत पर आते ही कुछ कोमल पौधे छज्जे के नीचे रख दिए थे, अन्यथा तेज बारिश में उखड़ ही जाते। उन्हीं पर एक छतरी खोल मैं नीचे आ गया। बारिश दिखाने के बहाने रीना को लेकर फिर छत पर आ गया। अरे ये क्या, इन गमलों को छाते में क्यों रखा आपने? बारिश देखो ना कितनी तेज है, पर छज्जे के नीचे तो है, तो क्या हुआ, कुछ अतिरिक्त देखभाल मिल जाएगी। तुम देखना, अतिरिक्त देखभाल से इनका विकास कितना अच्छा होगा। आपको कुछ नहीं पता, खराब हो जाएंगे। आइंदा आप दखलंदाजी ना करें, पौधों को स्वाभाविक रूप से बढ़ने दीजिए, ओवर प्रोटेक्शन उन्हें मार देगा। और तुम जो हमारे बेटे के साथ कर रही हो वो सब क्या है? रीना के कंधे पर हाथ रखते हुए मैंने कहा, देखो बड़ा हो रहा है, होने दो। इस उम्र के बच्चों पर नजर रखो, 24 घंटे निगरानी मत करो। खुली हवा में सांस लेना सीखने दो उसे। हर वक्त की रोक टोक ठीक नहीं उसके लिए। बड़ा हो रहा है, अब थोड़ी ढील दो। तुम अगर उसे पूरे समय धूप, हवा, बारिश से बचाने के लिए छतरी खोले रहोगी तो हकीकत के मौसम को कैसे पहचानेगा वो? बिल्कुल, पता बहुत नहीं अच्छी। कितना समझी ये, पर आंखों से आंसू बह रहे हैं। कोई बात नहीं, मौसम भी तो भीगा भीगा है ना, खिल जाएगी थोड़ी देर बाद धूप भी। ये थी मेरी लघु कथा। बहुत सुंदर। धन्यवाद। अब मैं बात करती हूँ मधुदीप गुप्ता सर की एक लघु कथा की। आप लोगों को सबको सुन रही हूँ इतनी देर से ध्यान से, बहुत दिनों से फेसबुक पर भी सब पढ़ रही हूँ, तो मुझे लगता है कि ये मेरा दुर्भाग्य ही है कि मैं ना तो कभी उनसे मिल पाई, ना कभी मैंने उनसे फोन पर बात करी, ना उनके बारे में अधिक जान पाई। उनका नाम सुन के उनकी जो भी रचनाएं गूगल आदि पर उपलब्ध हैं वो पढ़ने की कोशिश करती हूँ, और मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा मौका हो सकता था अगर मैं कभी उनके साथ मिलती, उनसे मुझे कुछ सीखने को मिलता। पर कोई बात नहीं, मुझे विश्वास है कि वो प्रत्यक्ष नहीं तो अपरोक्ष रूप से हमारे साथ हैं, प्रत्यक्ष नहीं तो परोक्ष रूप से हमारे साथ हैं। तो मैं आज जो मधुदीप गुप्ता सर की लघु कथा पढ़ रही हूँ उसका शीर्षक है जागृति। शाम का धुंधलका रात के सन्नाटे में बदल चुका था। गांव की हर गली, हर चौराहे पर अंधेरा पसरा पड़ा था। गांव के चौपाल में जल रहे पेट्रोमैक्स की थोड़ी सी रोशनी सामने की पगडंडी पर भी पड़ रही थी। इसे गांव का बहुत बड़ा सौभाग्य ही कहिए कि इस इलाके के विधायक, जो कि राज्य के बिजली मंत्री भी हैं, आज रात चौपाल में तशरीफ ला रहे थे। तशरीफ लानी ही पड़ रही थी क्योंकि चुनाव प्रचार पूरे जोरों पर था और कांटे की टक्कर होने के कारण एक एक वोट से जीत हार की संभावना ने भी उम्मीदवारों की धुकधुकी बढ़ा दी थी। चौपाल में भीड़ जुड़ने के 1 घंटे के बाद झंडा और लाल बत्ती लगी मंत्री जी की कार 3 अन्य कार जीपों के काफिले के साथ वहां पहुंची। भीड़ के स्वागत के लिए नीचे आने से पहले ही पूरा दल बल ऊपर आकर वहां बिछी खाली चारपाइयों में धंस गया। गणमान्य व्यक्तियों द्वारा हार फूलों से लाद दिए जाने के बाद अब मंत्री जी अपनी लच्छेदार बातें भीड़ के सामने परोस रहे थे कि तभी बूढ़े दीनू काका उठकर खड़े हो गए। का हो काका, कुछ कहना है का? मंत्री जी के मुख से शहद टपका। हाँ रे, तनिक देखियो तो रमुआ, मंत्री जी अपनी कार में बिजली भर के लाए हैं का? दीनू काका के कहने के साथ ही चौपाल में हंसी का एक ठहाका गूंज उठा। का कहत हो काका, बिजली का कार में भर के आता है?
ठहाके के उतार के साथ ही रमुआ ने कहा, आत है रमुआ, मंत्री जी पिछली बार कही कि जात रहीन कि अगली बार आवत रहीन तो बिजली लेकर आवत रहीन। अब मंत्री जी कार में आत रहीन तो बिजली का पैदल आत रहीन। ढूंढत रहो, बिजली उस कार में ही होत रहीन। दीनू काका के कहने के साथ ही भीड़ ने चौपाल से नीचे उतरकर मंत्री जी की कार को चारों तरफ से घेर लिया। मंत्री जी अब अपने दल बल सहित वहां से खिसकने की जुगत लगा रहे थे। तो ये थी मधुदीप गुप्ता जी की कहानी जागृति, जिसको मैंने जितनी भी बार पढ़ा मुझे लगा कितना सटीक और कितना अच्छा वर्णन उन्होंने किया है। अभी पढ़ते हुए भी मेरे सामने पूरा चुनाव के समय किए जाने वाले नेताओं के वादे, कोरे आश्वासन, सब इतनी सी छोटी सी लघु कथा में सब सिमट कर सामने आ जाते हैं और हमें सब कुछ प्रत्यक्ष नजर आने लगता है। बहुत बढ़िया लघु कथा है ये, और बाकी ज्यादा मैं इसके बारे में कुछ बात कर सकूं ऐसा मुझे नहीं लगता, तो अपनी बात मैं यहीं समाप्त करना चाहूंगी। अवसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक आभार वर्षा जी, आपकी लघु कथा ढील बड़ी सुंदर लघु कथा थी। मानव मनोविज्ञान के बारे में आपने लिखा, बड़ा सुंदर लिखा। बच्चों का मनोविज्ञान जो समझना सबसे बड़ी आवश्यकता है आज की तारीख में। और मधुदीप जी की लघु कथा कालजयी है, जागृति, जो एक करारा राजनीतिक व्यंग्य है। और इस कहानी का जो सबसे बड़ी, इस लघु कथा की जो सबसे बड़ी विशेषता है कथानक की, वो है इसके आंचलिक संवाद, जो हमें नवोदित, हम सब अध्येता हैं, लेकिन मंजूषा में हम सभी विद्यार्थी हैं, हम सब पढ़ने वाले लोग हैं। हमें सीखने के लिए एक उन्होंने बात बताई है कि लघु कथा में पात्र अपनी भाषा में बोल सकता है। पात्र को यह स्वतंत्रता है कि उसकी जो भाषा है भोजपुरी, उसमें उसने कह दिया, आपने बोला, हम समझ गए। परंतु लेखक अपनी भाषा सामान्य रखे, हिंदी रखे, और उसी में अपना लेखन करे। वर्णनात्मक जो भी हम लिख रहे हैं हम हिंदी में ही लिखें। हाँ, पात्र की भाषा उसकी स्वयं की भाषा हो सकती है। और इसका बड़ा सुंदर उदाहरण आपने ये प्रस्तुत किया। एक बड़ा चुटीला व्यंग्य है राजनीति पर, वो भी था इसके पिछली वाली लघु कथा में भी और इसमें भी है। मधुदीप जी बड़े विचारक थे। एक गांव के लोग कहते हैं ना कि भाई कागजों में कुआं खुद गया, तो कुआं कहाँ गया? कुआं है ही नहीं, कुआं चला गया यहाँ से। लगभग उसी तरह की बात है कि बिजली कहाँ है? बिजली साहब गाड़ी में लाए होंगे, पिछली बार वादा किया था बिजली लेकर आऊंगा, तो गाड़ी में होगी बिजली। गांव के लोग अपनी सामान्य बुद्धि से एक पढ़े लिखे नेता पर, अनुभवी नेता पर कितने भारी पड़ते हैं, आप देखिए। और इसका सुंदर उदाहरण मधुदीप जी ने प्रस्तुत किया। आपकी प्रस्तुति उच्च स्तरीय है। आपने एक बात कही जो मुझे थोड़ी सी अखर रही, अखर क्या रही आपने सही कहा, लेकिन उसका एक दूसरा मतलब भी है। आप कहती है कि मैं उनसे मिला, मैं उन्हें जान नहीं पाई। आप उनसे मिल नहीं, जानने के लिए उनकी बहुत पुस्तकें हमारे पास में। आप जितना पढ़ेंगी उतना उन्हें जानेंगी। हम भी उन्हीं से जान रहे हैं, क्योंकि जब मैं भी उनसे परिचित हुआ था तो वो अंतिम उनके जीवन के 2-3 वर्ष थे और बड़े कष्टप्रद थे। उन्हें सबसे ज्यादा लगाव अपनी पत्नी से था, और पत्नी ने उनके सामने कैंसर से दम तोड़ा था। वो पत्नी की सेवा में दिन और रात लगे रहते थे, उस हालत में भी साहित्य सेवा करते थे। और पत्नी की मृत्यु के पश्चात में उन्होंने रोज उनकी, एक दिन मासिक साप्ताहिक नहीं, प्रतिदिन फेसबुक पर उसकी फोटो निकालते अपनी पत्नी की और उनका नाम लिखते, मिस यू करते, और उसके बारे में एक छोटी कविता, छोटी कुछ 4 लाइन लिखते। और वो उनको पंक्तियां इतनी प्रिय थी, उन्होंने उसकी पूरी पुस्तक बना दी उन पंक्तियों के ऊपर। और उन्होंने मुझे वो भेंट की थी अपनी पत्नी के स्मरण में। इसलिए जब उनका देहांत हुआ था मधुदीप जी का, तो मैंने लिखा था, मैंने कहा आपने शुभ प्रभात उनको बहुत कह दिया भाभी जी को, अब जाइए उनके साथ बैठ करके चाय पीजिए। इतना लगाव था। तो उस स्थितियों में भी वो साहित्य की सेवा करते थे। तो आपको अगर मधुदीप जी को जानना है, असंख्य, आपने इतनी सुंदर कहानी अभी पढ़ी है, लघु कथा उनकी पढ़ी है, और इतना सुंदर कथानक सभी ने प्रस्तुत किया है। तो उन लघु कथाओं को पढ़ करके, उन रचनाओं को पढ़ के आपको मधुदीप जी से आपका मिलना हो जाएगा, आपको प्रत्यक्ष नजर आएंगे जी। अब इन लघु कथाओं पर और मधुदीप जी पर पुनः एक बार हम अध्यक्षीय विचार जानेंगे हमारी अध्यक्षा अनिता रश्मि जी से। पहली बात तो वर्षा जी की लघु कथा पर उन्होंने प्राकृतिक दृश्यों का, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए बहुत सुंदर ढंग से बताने की कोशिश की है कि आज जो हम बच्चों को सुरक्षात्मक माहौल दे रहे हैं वो एक तरह से हानिकारक है। हम लोग प्रत्यक्ष देख पा रहे हैं कि बच्चे इसलिए आत्महत्या की ओर भी मुड़ रहे हैं क्योंकि हम जरूरत से ज्यादा उन पर ध्यान दे रहे हैं। पहले दायित्व सौंपा जाता था बच्चों को
जिम्मेदारी दी जाती थी, आज हम उन्हें सुरक्षात्मक माहौल दे रहे हैं और साथ में जरूरत से ज्यादा टोक टाक और ये पौधे के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है, तो बच्चों के विकास में बाधा ना पहुंचे, यह संदेश उसमें छिपा हुआ है। छिपा नहीं बल्कि कहिए पूर्णतः स्पष्ट है। मधुदीप जी की जो जागृति लघु कथा है, वह भी राजनीति पे नेताओं का जो चलता चला आ रहा है कि आश्वासन के पुलिंदे तो खूब थमाते रहे हैं, लेकिन पूरा करने में हमेशा पीछे। आम व्यक्ति को वो बुद्धू समझते रहे, मूर्ख समझते रहे, लेकिन आम व्यक्ति खासकर ग्रामीण व्यक्ति भी बहुत जागरूक हो चुका है। नहीं हुआ है तो उसे होना चाहिए। तो इस लघु कथा में एक तो एक जागरूक हो चुका है, जागृति आ चुकी है, और अगर नहीं कहीं आई है तो आनी चाहिए और अपने हक के लिए वोटर को खड़ा होना चाहिए, ना कि केवल मत पत्र का एक वोटर मात्र बन के रह जाए। यह संदेश मुझे नजर आया। मधुदीप जी तो लगातार ही अच्छा ही लिखते रहे, संदेश परोसते रहे, समाज को एक दिशा देते रहे। धन्यवाद। अनीता रश्मि जी के बारे में क्या कहूँ, मैंने आपको पहली बार सुना है। आपकी जो आवाज है उसमें सरस्वती का वास है। बड़ा अच्छा लगता है आपको सुन करके। लगता ऐसी इच्छा होती है आप बोलती रहें। हम आपको फिर सुनेंगे और अंत में फिर सुनेंगे आपको अध्यक्षीय भाषण भी आपसे सुनेंगे। आपको हमने मैं शायद प्रथम बार आपसे सुन रहा हूँ आपको, और मुझे आपको सुनना बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी धन्यवाद। जी बहुत सुंदर आप बोलती हैं। मैंने आपको कहा सरस्वती का वास है आपकी वाणी में जी। तो हमारे बीच में रजनीश दीक्षित मौजूद हैं, जो किसी कारण से लाइव शायद आएंगे नहीं, मतलब उनका वो कैमरा ऑन नहीं कर पाएंगे। रजनीश भाई, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी भाई जी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। स्वागत है आपका। और आपने मधुदीप जी की जयंती पर एक 100 शब्दों की लघु कथा लेखन की प्रतियोगिता आयोजित की और उसमें कईयों को पुरस्कार भी दिए। साहित्य के प्रति जो आपका जुड़ाव है और आपकी जो स्वयं की लघु कथाएं हैं, हम उनके बहुत प्रशंसक हैं। लेखिए मंजूषा समूह तो पूरा आपसे लगभग जुड़ा हुआ है, और आपकी जो एक भाव भंगिमा है जिससे आप सहज मुस्कान बिखेर देते हैं सोशल मीडिया पर, हम सब उसके बड़े प्रशंसक हैं। हम चाहेंगे कि आपसे हम कुछ सुने। आप कैमरे पे ना आए, कोई बात नहीं, हम आपकी जो सुंदर आपकी जो आकृति है उसकी कल्पना कर लेते हैं और आपसे सुनेंगे अवश्य हम। आदरणीय भाई रजनीश जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि भाई जी ये आवाज थोड़ी वॉल्यूम कम आ रहा है, तो पता नहीं मेरे फोन में कोई प्रॉब्लम है या आपकी तरफ से कोई तकनीकी खामी। थोड़ी कम आवाज आ रही है, तो अगर आप देख लें, अगर आपकी तरफ आपकी आवाज बड़ी साफ आ रही है। आप अपना प्रस्तुति दे दीजिए। ठीक है, आपकी आवाज बहुत साफ आ रही है और अच्छी आ रही है। ठीक है सर। तो सबसे पहले मैं मंच पर उपस्थित सभी प्रबुद्धजनों को, आदरणीय अध्यक्षा जी, मेरे बड़े भाई राजेंद्र साहब, वर्षा जी, शर्मिला टैगोर जी और शर्मिला चौहान जी, और जितने भी लोग इस माध्यम से जुड़े हुए हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। मधुदीप जी के बारे में क्या कहना। मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ कि फेसबुक के माध्यम से ही उनसे जुड़ाव हुआ। और यहाँ पे राजेंद्र भाई जी, मैं एक, अगर आप अन्यथा न लें तो एक मैं सुधार करना चाहूंगा। आपने अपने शुरुआती उद्बोधन में 27 खंडों का जिक्र किया था, लेकिन अब हाँ जी, और लेकिन अभी तक जो अभी 2 लेटेस्ट आए उनको मिला के 33 हो चुके हैं, क्योंकि 30 मैंने खुद उनसे खरीदे थे एक साथ जी। और उन्होंने एक योजना चलाई थी कि बाद में कि जो उनके सारे खंड आ गए थे उन पे फिर समीक्षा उन्होंने लिखवाई थी। तो मुझे सौभाग्य मिला था कि मैंने 2 खंड 5 और खंड 28 पर मैंने समीक्षाएं लिखी थी। दुर्भाग्य ये रहा कि खंड 5 की समीक्षा तो प्रकाशित हुई, लेकिन खंड 28 उनके असमय जाने के कारण, हमसे विदा लेने के कारण वो प्रकाशित नहीं हो पाया था। तो ये थोड़ी सी ये थी कि ताकि लोगों को ये सही संख्या पता लग सके। तो मैं अपनी बात कर रहा था कि मैं रूबरू उनसे कभी नहीं मिला,
फेसबुक पर मैंने लघु कथा कलश का जो द्वितीय अंक था, उसकी करीब 51 लघु कथाओं पर मैंने समीक्षा लिखी थी। तो उसके माध्यम से उन्हें मेरे बारे में जानकारी मिली और आशीर्वाद स्वरूप उनका एक बार मेरे पास फोन आया, उनसे परिचय हुआ और फिर ऐसा जुड़ाव हुआ कि उनके फोन आते रहते। पहले उन्होंने मुझे खंड 5 की समीक्षा इस आधार पर लिखने को दी कि ये आपका प्रारंभिक टेस्ट है, इसमें अगर आप पास हुए तो फिर आगे देखूंगा। और फिर आगे तो उनकी जो एक थी नमिता सिंह वाली जो उनकी लघु कथा थी, उस पर समीक्षा उन्होंने सहर्ष दी। खंड 28 का काम दिया। बाद में खंड 32 और 33 के लिए मेरी एक लघु कथाएं उन्होंने संस्तुति दी उन्होंने। और जब भी उनसे बात होती थी, बात में हमेशा वो बेटा कह के पुकारते थे और हमेशा एक बड़ा ठहाका, बहुत जिंदादिल इंसान थे। और उनकी जिंदादिली उनके आखिरी दिन तक हम सब ने महसूस की। ईश्वर उन्हें हमेशा खुश रखे और जहां भी हों वो हम सबको देखकर आशीर्वाद दें और हमें इतनी शक्ति दें कि हम उनके दिए हुए काम को अगर कुछ कर सकें तो उसमें हम अपना सहयोग देते रहें। मधुदीप जी की एक पुस्तक है जिसमें उन्होंने उनकी चुनिंदा 66 लघु कथाएं हैं। तो मुझे एक और सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि उन्होंने इसकी इजाजत दी थी कि मैं उनकी उस पुस्तक का ब्रज भाषा में अनुवाद कर सकूं। तो मैंने वो ब्रज भाषा में उनकी 66 लघु कथाओं का अनुवाद किया था और वो प्रकाशित भी उन्होंने की थी। तो उनका बहुत सानिध्य और आशीर्वाद रहा मेरे ऊपर। सबसे पहले मैं उनकी लघु कथा सन्नाटों का प्रकाश पर्व पढ़ना चाहूंगा। दशहरा बाद के 20 दिन जैसे नीले घोड़े पर सवार होकर उड़े जा रहे थे। बंगलों में हो रही साफ सफाई और रंगाई पुताई ने सूचित कर दिया था कि प्रकाश पर्व नजदीक आ गया है। जेके व्हाइट सीमेंट वाली वाल पुट्टी तथा एशियन पेंट से दीवारें बोल उठी थीं, मगर संभ्रांत कॉलोनी इन दीवारों के बीचों बीच आशियाने ऐसे भी थे जिनकी दीवारें बरसों से बोलना भूल गई थी। इनके वारिस अपने बुजुर्गों को देश में अकेला छोड़ विदेशों में जा बसे हैं। ये बुजुर्ग सुबह की सैर से लौटकर ऊंचे परकोटों से घिरे अपने अपने आलीशान बंगलों के लॉन में पड़ी आराम कुर्सियों में पसरे एक टक सामने देखते रहते हैं। माली की खुरपी चलती रहती है और गेट पर दरबान मुस्तैद खड़ा रहता है, मगर उनकी तरफ इनका ध्यान नहीं होता। इनका दिन तो तब आगे बढ़ता है जब गेट से काम वालियां प्रवेश करती हैं, साफ सफाई होती है, चाय नाश्ता मिलता है और दोपहर का भोजन पैक होता है। कुछ देर को सन्नाटा टूटता है, मगर बेताल की तरह आकर फिर पसर जाता है। इन बुजुर्गों के लिए दिवाली दशहरे का कोई अर्थ नहीं रह गया है। विदेशों से अपनों की फोन कॉल्स, हाय हेलो, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दशहरा, और बस ये सभी शरीर से बिल्कुल स्वस्थ लगते हैं, मगर एक टूटन भरी थकान इनके पोर पोर में भरती जा रही है। ये पांचों प्रतिदिन आपस में मिलते हैं, लंबी लंबी गप्पे मारते हैं और अपनी जवानी की यादें दोहराते हैं, मगर इस थकान को अपने से अलग नहीं कर पाते। आज दिवाली की प्रभात बेला में जब ये पांचों सुबह की सैर के बाद एक परकोटे के लॉन में पड़ी कुर्सियों में जाकर धस गए, तो उस परकोटे की ऊंची दीवारें बहुत देर तक फुसफुसाहटें सुनती रहीं। अपने अपने मालिकों के परकोटों को बंद पाकर वे पांचों कामवालियां जब इस परकोटे में पहुंची तो वहां निश्चल खिलखिलाहट फैली हुई थी। वे कुछ न समझ सकें और हैरान परेशान सी उनके दिन को आगे बढ़ाने के लिए अंदर चली गईं। सुबह का नाश्ता एक साथ करते हुए वे सभी अपनी थकान को समेटकर एक निर्णय पर पहुंच चुके थे। लक्ष्मी पूजन के बाद जब संभ्रांत लोग अपने अपने परिवारों के साथ कॉलोनी में फैले प्रकाश पर्व को देखने छतों पर पहुंचे तो उनकी आंखों के सामने अद्भुत नजारा था। साथ लगी
कामगारों की कॉलोनी में मोमबत्तियों, दियों और बिजली की लड़ियों की रोशनी का झलमला फैल रहा था। संभ्रांत कॉलोनी के वे पांचों बुजुर्ग बच्चों के साथ गोल गोल घूमते हुए ताली बजा रहे थे, छोटे छोटे पटाखे छुड़ा रहे थे। मधुदीप जी की ये लघु कथा सन्नाटों का प्रकाश पर्व समाप्त हुई। बहुत इसके बहुत शानदार लघु कथा। हाँ भाई जी, इसके जी। पहले कि मैं आगे अपनी लघु कथा पढ़ूं, मैं जी। ये आश्वस्त होना चाहता हूं कि क्या मेरी आवाज ठीक से आ रही है? बहुत बहुत अच्छी आ रही है रजनीश जी, हमें अच्छा लग रहा है। और आपकी जी, YouTube के जैसे आप प्रस्तुति देते हैं बिल्कुल वैसा ही लग रहा है हमें। बहुत धन्यवाद सर। जी, अच्छा आप अपना। सर, चूंकि मैं जैसा मेरी थोड़ी व्यवस्था है, मैं जी। अभी बाहर हूं, तो आज ही मैंने जो कहते हैं ना कि डाल का टूटा हुआ ताजा ताजा, जो जी। आज मधुदीप जी के ही जन्मदिन पर साहित्य संवेद पटल पर मैंने जो लघु कथा आज प्रेषित की है, अगर जी, इजाजत दें तो मैं उसी को यहाँ पर पढ़ दूं। स्वागत रहेगा। जी, जी। बहुत धन्यवाद। तो इस मेरी लघु कथा का शीर्षक है कसाई। कांच के आयताकार, गोल और अन्य कई आकारों के बर्तनों में भरे पानी में रंग बिरंगी मछलियां बड़ी रफ्तार से इधर उधर, ऊपर से नीचे तैर रही थीं। पानी के अंदर लगे उपकरणों की मदद से रंग बिरंगा प्रकाश फैला था और पानी के बुलबुले निकल रहे थे ताकि मछलियों को पर्याप्त ऑक्सीजन मिल सके। मन गदगद हो गया। कितना सेवा भाव इन मूक जीवों के प्रति! लाल साहब के प्रति श्रद्धा से दिल भर गया। रोहन के जन्मदिन पर बहुत लोग आमंत्रित थे। कोई बंगला निहार रहा था, तो किसी को वियतनामी संगमरमर का फर्श बहुत अच्छा लग रहा था। किसी को टेरेस गार्डन का मनोहारी दृश्य लुभा रहा था, तो कोई 3 करोड़ वाली विदेशी कार के इर्द गिर्द घूम रहा था। सबसे ज्यादा भीड़ मछलियों के आसपास थी। लाल साहब की बहन किसी की जिज्ञासा को शांत कर रही थी। जब से भैया ने ये एक्वेरियम रखवाए हैं, उनके व्यवसाय में बड़ी प्रगति हो रही है। अभी तो कुछ भी नहीं, 5 इसी तरह की विदेशी मछलियों के एक्वेरियम और आ रहे हैं। उन्हें पहली मंजिल पर रखा जाएगा। भैया कहते हैं कि हर साल इनकी संख्या बढ़ानी है, बरकत जो हो रही है। लेकिन इनकी सफाई और मछलियों के खाने पीने में अच्छा खासा खर्च आता होगा। बरकत की बात सुनकर एक मेहमान ने रोमांच में पूछा, ना ना, इन्हें बहुत कम खाना खिलाया जाता है ताकि ये जल्दी बड़ी ना हो सकें। जब ये भूखी रहती हैं तो पेट भरने के लिए गंदगी भी खा लेती हैं, तो सफाई का ज्यादा झंझट नहीं है इसमें। हाँ, 1 मिनट, मैं अभी आई, भैया बुला रहे हैं, कहकर बहन जी एक ओर बढ़ चली। मेहमान का जैसे रोमांच काफूर हो गया था। लड़खड़ाते हुए उसने दीवार का सहारा लिया। वातानुकूलित हॉल में भी माथे पर पसीना छलक आया था। धम्म से पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। नजर ऊपर उठी तो करोड़ों करोड़ों के लटक रहे झूमर पर पड़ते प्रकाश की झिलमिल में मछलियों के ग्रास रह रहकर प्रकट विलुप्त हो रहे थे। लघु कथा समाप्त हुई। आप सबके समय के लिए बहुत धन्यवाद। और इससे पहले कि मैं अपनी बात समाप्त करूं, मैं राजेंद्र भाई जी के बारे में एक बात कहना चाहता हूं कि आपसे दिन प्रतिदिन प्रगाढ़ता बढ़ती जा रही है। आपका जो स्नेह है, चाहे वो व्हाट्सएप के माध्यम से हो या आपके कमेंट के माध्यम से हो, हमेशा मिलता है और मुझे बड़े आनंद की अनुभूति होती है। बहुत धन्यवाद। रजनीश, आयु में आप मुझसे छोटे हैं, लेकिन मुझे कहने में कोई शक नहीं कि मैं आपसे सीखता हूं। और जब सीखता है इंसान किसी से तो प्रगाढ़ता तो रखनी पड़ती है भाई। आपका दोहन जो मुझे करना है, आपने अपनी 2 लघु कथाएं प्रस्तुत की, एक सन्नाटों का प्रकाश पर्व आदरणीय की, और एक आपने अपनी कसाई कसाई में तो अंत में लगभग हमारे आंखें भर आई थी जिस प्रकार प्रस्तुति आपने दी। और आपकी भी वाणी, जिस तरह हम YouTube पे भी सुनते हैं आप लघु कथाएं प्रस्तुत करते हैं, मुझे भी सौभाग्य मिला, एक लघु कथा आप मेरी भी प्रस्तुत कर चुके हैं। लघु कथा जो है उसको जीवंत होती है आपकी वाणी में।
आपके जो भाव आप जिस प्रकार प्रस्तुत करते हैं, मैंने आपको लिखा भी था कि मेरी लघु कथा बड़ी साधारण थी, पर आपकी प्रस्तुति से वो विशिष्ट हुई थी। आज भी हमें लाभ मिला। आप कहते हैं मैं कैमरा ऑन नहीं करूंगा, हमें बहुत अच्छा लाभ मिला, सच बताऊं आपको। आपकी आवाज सुनकर, आपकी वाणी सुनकर ही हम लाभान्वित हैं। और मैं पुनः एक बार लेख्य मंजूषा की तरफ से आपका आभार प्रकट करना चाहूंगा कि साहित्य की बड़ी सेवा थी कि आपने एक प्रतियोगिता रखी, देश भर से लघु कथाओं को आमंत्रित किया, 100 शब्द, संगति का फल, और उसके बाद उन सभी पर निर्णय समय देना, मधुदीप जी को एक श्रद्धांजलि देना, ये साहित्य की बड़ी सेवा थी। हम रजनीश जी आपकी प्रशंसा करते हैं और आपका आदर करते हैं। और प्रगाढ़ता की आपने बात कही, ईश्वर करे नजर ना लगे, प्रगाढ़ता तो भी और बढ़ेगी सर। बहुत आभार आपका। इसलिए बना रहे सर, ईश्वर कृपा जी। है। बहुत और धन्यवाद। आपका जो थोड़ा था संशय, मैं आपको फिर दूर कर दूं कि आपकी आवाज बड़ी अच्छी और बड़ी प्यारी आई है। आप जब इसको लाइव देखिएगा फिर बाद में फेसबुक पृष्ठ पर, तो आप इसको आपको मालूम पड़ जाएगा कि अच्छी आवाज आई थी आपकी। हम पुनः एक बार अनीता रश्मि जी की तरफ चलेंगे। हर प्रस्तुति के बाद अध्यक्षीय राय हम जरूर जानना चाहेंगे। जी धन्यवाद। मैं यहाँ बात शुरू करती हूँ रजनीश जी की लघु कथा से। रजनीश दीक्षित जी ने कसाई नामक जो लघु कथा पढ़ी, उसमें एक बात बहुत गौर करने वाली है कि उन्होंने कहीं भी कसाई शब्द का उपयोग किए बिना बात को पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है। एक्वेरियम के माध्यम से उन्होंने मन की गंदगी को दिखलाने की कोशिश की है। जो बड़े बड़े झालरों वाले, बड़े बड़े अधिक पैसे वाले लोग भी हैं, उसके अंदर में कैसी भावना है, वो गंदगी की बात, सफाई की बात तो करते हैं, लेकिन मन में कैसी भावना रखते हैं वो बताने की कोशिश की है। यह एक तरह से आप अंतर भी समझ सकते हैं इससे, और इस बात को भी कि ऐसी भावना न रखी जाए, बल्कि दिखावा न करके आप वास्तव में सफाई की बात सोचे, चाहे वो मन की सफाई हो या फिर समाज की सफाई हो या अपने परिवेश की। मधु जी ने सन्नाटों का प्रकाश। देखिए, आज वृद्ध हर जगह अकेले पड़ते जा रहे हैं, तो उनके अकेलेपन की बात तो इसमें प्रस्तुत की ही गई है। साथ में बताया गया है कि केवल खुद के लिए न जियो, और अकेलेपन को दूर करने का एक और साधन है कि दूसरे से भी जुड़ो, खासकर समाज के वैसे व्यक्तियों से, वैसे बच्चों से, वैसे लोगों से जो अभावग्रस्त है, जो साधनहीन है। तो जहां बड़ी इमारतों और पैसे के झिलमिल से झिलमिलाती इमारतों में प्रकाश चाहिए, उससे भी ज्यादा जरूरी है झोपड़ियों का भी प्रकाश, तभी समन्वय स्थापित किया जा सकता। नहीं तो एक कोना अंधेरा हो और दूसरा कोना कितना भी जगमग, कोई फायदा नहीं। यह संदेश उन्होंने फिर से दिया, जैसा वो हमेशा अपनी रचनाओं में देते रहे। धन्यवाद। मधुदीप जी की। जी। अनीता रश्मि जी, हम आपको अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए पुनः आमंत्रित करेंगे। मैं इस कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति के रूप में अपनी एक लघु कथा प्रस्तुत कर रहा हूं आपके सामने। यह लघु कथा वह है जो आदरणीय रजनीश दीक्षित जी की प्रतियोगिता में चयनित हुई है, और इसमें 100 शब्द और संगति का फल, इसका जो विषय है ये निर्धारित कर दिया गया था। शीर्षक नहीं, विषय उन्होंने निर्धारित किया था, संगति का फल। और केवल 100 शब्द, 100 से नीचे ही हो, 100 से ऊपर ना हो। तो ये चुनौती थी जिसको स्वीकार किया गया, और लेख्य मंजूषा समूह डॉक्टर सतीश राज पुष्करणा, विभा दीदी की प्रेरणा से इसको लिखा गया। आईना, शीर्षक है आईना। जानती हो तुम्हारी बदकिस्मती क्या है? तुम आदर्श भारतीय नारी हो। पहले पीहर में भाई के सामने दोयम समझी गई, जिससे प्यार किया उससे विवाह नहीं कर सकी। ससुराल में आई तो पति की प्रताड़ना, सास के उलाहने और ननद के ताने, सब झेलोगी लेकिन बोलोगी नहीं। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम एक आदर्श भारतीय नारी हो। कतई नहीं। आदर्श भारतीय नारी की शक्ति तुम क्या जानो। मैं भी विरोध करके अपना अधिकार ले सकती थी। मेरा दुर्भाग्य केवल इतना ही है कि मैं तुम जैसे पुरुष अधिनायकवादी सोच वाले लेखक की लघु कथा की एक पात्र हूं।
लघु कथा आईना आपके सामने प्रस्तुत की। और अब मैं अपनी अंतिम प्रस्तुति, मेरी पसंदीदा लघु कथा मधुदीप जी की, जिसका शीर्षक है लौह द्वार। मेरा पसंदीदा एक विषय भी है। जब किसी अचेतन जंगम स्थावर अजीव निर्जीव पात्र को मुख्य पात्र बनाकर एक लघु कथा लिखी जाती है, और ये शैली बहुत पहले से बाबा की लघु कथाओं में भी हमें देखने को मिली है। और मधुदीप जी की लघु कथा लौह द्वार, जिसमें लोहे का द्वार, लौह द्वार, एक जेल का जो मुख्य पात्र है, इसलिए लघु कथा बहुत प्रिय लगती है। और जो कुछ भी कटाक्ष हुआ है उसके माध्यम से हुआ है। श्रद्धांजलि स्वरूप प्रस्तुति। मैं तिहाड़ जेल का लौह द्वार हूं। अभी अभी जो व्यक्ति अपने लस्त पस्त शरीर को किसी तरह आगे धकेलता हुआ मुझसे बाहर निकला है, मैं उसे कैदी नंबर 506 के नाम से जानता हूं। वैसे उसका नाम दिनेश वर्मा है, जिसे मेरे साथ ही दूसरे सभी लोग भूल चुके हैं। यह नंबर ही अब उसकी पहचान बन चुका है। 3 साल पहले जब इस व्यक्ति को मुझ तक लाया गया था, तो इसने यह चीख चीख कर कहा था कि वह निर्दोष है और उसने किसी का बलात्कार नहीं किया। मुझ तक आने से पहले यह पुलिस और अदालत के सामने भी चिल्लाया होगा कि वह और नीलिमा पिछले 4 साल से लिव इन में रह रहे थे, और अब नीलिमा उसका सब कुछ अपने नाम करवाने के लिए उसे ब्लैकमेल कर रही है। पुलिस ने उसे सिर्फ हड़काया था। न्यायालय ने आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी, और मुझ बेजुबान ने तो कितने ही दिनेशों को अंदर आते जाते देखा है। आज 3 साल बाद ऊपरी अदालतों के कानों में सच्चाई की भनक पड़ ही गई। अभियोजन पक्ष उसे वहां दोषी साबित करने में पूरी तरह विफल हो गया, तो उस अदालत ने उसे बाइज्जत बरी कर दिया। मैं आपको बता दूं, पढ़ते समय आप देखिएगा, बाइज्जत को उन्होंने इन्वर्टेड कॉमा में डाला है। इस समय रात सड़कों पर उतर रही है। मेरे सामने ही वह चौराहा है जिसे निकलकर जाती चारों सड़कें बिजली की तेज रोशनी में नहाई हुई हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि उस चौराहे की तरफ बढ़ते इस दिनेश की भी दूसरे कई दिनेशों की तरह राहें अंधकार में डूबी हुई हैं। मैं इन दिनेशों की हालत से आक्रोशित होकर चीखना चाहता हूं, लेकिन मैं चीख नहीं सकता। मैं लौह द्वार हूं। यह आदरणीय लघु कथा लौह द्वार, और मैं इसकी समीक्षा अभी नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा इसके बारे में कि न्याय व्यवस्था की त्रुटियों पर हम लोग बहुत कुछ लिखते हैं, कहते भी हैं, लेकिन एक बात है जो बाबा भी कहते थे, रजनीश भी कहते हैं, अनिल मकरिया भी कहते हैं, कि लघु कथा जो है वो चुभनी चाहिए। आपको चुभती है लघु कथा, और चुभने के बाद में इंजेक्शन की तरह कई दिन उसका असर रहता है आपके अंदर। तो ये बात आपको चुभती है कि 3 वर्ष के बाद में अब वो जब बाहर गया तो उसकी क्या स्थिति रही होगी। परिवार समाप्त हो चुका होगा, सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं होगी, नौकरी, सब चीजें अनकहा। कितना देखिए, कितना अनकहा आ गया इसके अंदर, कितना अनकहा इसमें है। और एक हमें चुभती है बात कि ऐसा क्यों हुआ उसके साथ में। और न्याय व्यवस्था पंगु है। हम मधुदीप जी के माध्यम से उसको महसूस तो कर सकते हैं, कर कुछ नहीं सकते, क्योंकि मधुदीप जी कहते हैं मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो एक लौह द्वार हूं। तो यह लघु कथा इसलिए मुझे बड़ी प्रिय लगती है। हम उनकी और लघु कथाएं भी पढ़ेंगे। और बहुत धन्यवाद, आपने बड़े ध्यान से मेरी दोनों को लघु कथाओं को सुना। मेरी लघु कथा छोटी सी थी, और आदरणीय लघु कथा का तो क्या कहना, कोई दो राय, कोई शक नहीं इसमें। अब मैं आमंत्रित करूंगा अनीता रश्मि जी को, आप अपनी रचनाएं भी हमें सुनाएं, अध्यक्षीय उद्बोधन भी दें, और हमें कृतार्थ करें आप बोल करके। बस अब आप बोले, मंच पूरा आपके सुपुर्द है। अब संचालन करने वाले राजेंद्र जी की पहले लघु कथा पे बात कर लूं, फिर आगे। चयनित लघु कथा जो मात्र 100 शब्दों की है, आईना। उसने आईना दिखाने की कोशिश की है कि जिस तरह से उसका अंतिम वाक्य पे ध्यान दिया जाए कि मैं तो सिर्फ लघु कथा की एक पात्र हूं, इसमें सारी बातें समाहित है, स्त्री जीवन की, पुरुष सत्ता की। मेरे विचार से यही कहने की कोशिश हुई है। मधुदीप जी की जो लौह द्वार है, वह बताना चाहती है कि लिव इन की त्रासदी और उस त्रासदी से उपजे हुए जितनी कठिनाइयां हैं वो एक तरफा नहीं, 2 तरफा है। अभी तक पुरुषों की ओर उंगली उठाई जाती रही है,
इसमें स्त्रियों को के बारे में भी बताया गया है कि वे केवल छली नहीं जाती हैं, वे छलती भी हैं। तो यह लव द्वार में उन्होंने प्रस्तुत करने की कोशिश की है कि एक तो लिव इन का कॉन्सेप्ट ही गलत है, और दूसरा है कि केवल एक तरफ वो आरोप वाली उंगली न उठाई जाए, दूसरे पक्ष को भी देखा जाए। यह मुझे लगता है कि लव द्वार का मुख्य उद्देश्य था। अब हम अपनी लघु कथा पहले पढ़ लूं क्या? पहले वक्तव्य की पहले अपनी लघु कथा पढ़ूं? और आपकी लघु कथा का स्वागत। ठीक है, तो मेरे सामने लघु कथा कलश का प्रयोगात्मक लघु कथा विशेषांक है। यह प्रयोग बहुत पहले से चलता आ रहा है। मधुदीप जी ने भी किया है। अभी मैं उनकी वही प्रयोग वाली लघु कथा पढ़ूंगी। पहले अपनी पढ़ती हूँ। इसमें मेरी 2 लघु कथाएं आई थी। एक थी पुण्य कमाई, जो टेलीफोनिक थी, और दूसरा है जमीर। यह लघु कथा एकालाप शैली की है। मैं यही पढ़ती हूँ। जमीर। ये दिन भी आएंगे, कहाँ सोचा था। सच ही कहते रहते थे दादा दादी, माँ बाबूजी। सबकी नजरों से छिप सकता है आदमी, अपनी नजरों से कैसे आंखें चुराएगा। आज वे सब कितनी शिद्दत से याद आ रहे हैं। एकालाप शैली है, इसलिए ध्यान देंगे। क्या सच में उनका जमाना, उनकी सोच सही थी? मैं बेकार में उनकी बातें काटता रहता था। वे पुरातन और अद्यतन को साथ लेकर चलने की बात कहते रहे सदा। क्रोध पर कंट्रोल का तरीका भी तो बताया था मुझे। और मैं जेल की सलाखें चारों ओर से मुझे घेरती आ रही हैं। छोटी सी सीलन भरी अंधेरी कोठरी में इन सलाखों ने गला चौक कर रखा है। उससे भी ज्यादा इस आत्मगलाने से मेरा दम घुट रहा है। शैली की निष्पाप आंखें, मासूम गोरा चेहरा सामने नजर क्यों आ रहे हैं? किसी की हत्या कर देने से बस विरोधी आवाज का गला घोटा जा सकता है, प्रेम का नहीं। मैंने शैली को मार डाला। खून में डूबती जाती शैली चीखती रही थी। मेरे क्रोध ने, मैंने जघन अपराध कर डाला है, बहुत जघन्य। लेकिन अब पछताए होत क्या। शैली मेरे अभिभावक की बात मानकर लीव इन के लिए न कह रही थी, बस उसने इनकार ही तो किया था ना। शैली का वह इनकार इतना तो बड़ा नहीं कि उस पर चाकू से अनगिन वार। ओह नहीं नहीं, वकील लाख कहता समझाता रहे मुझे, मैंने अब फैसला कर लिया है। मैं कल सुनवाई के समय कबूल लूंगा, जज से कह दूंगा, हाँ मैंने अपने प्यार का गला घोंट डाला है। उससे भी अधिक अपने परिजनों के विश्वास का, उनकी आस्था का। मुझे आपकी दी हुई हर सजा मंजूर है जज साहब। आह, मन में सुकून, कितना सुकून, जैसे एकाएक ताजी शीतल हवा का स्पर्श। आज यहाँ पहली बार अच्छी नींद आएगी मुझे। शानदार शानदार शानदार। मैंने पढ़ी हुई, मेरे पास अभी मौजूद है। मैं पढ़ रहा हूँ साथ साथ में। बड़ी सुंदर लघु कथा। बिल्कुल जमीर लघु, बिल्कुल बहुत खूबसूरत। अब मधुदीप जी की पढ़ लेती हूँ। देखिए, मधुदीप जी ने बहुत पहले से प्रयोग करने शुरू कर दिए थे। और मैं एक बात बताऊं कि उनके साथ भी मेरी रचना छप रही थी। उम्र में उनसे छोटी थी, लेकिन जब मेरी रचना छप रही थी तो हम साथ थे। सतीश जी भी थे, बलराम अग्रवाल जी भी थे, कई जगह भारत यावर जी वगैरह थे। तो नहीं चाहते हुए भी एक लगाव सा जो हो जाता है वो था। 1-2 बार फोन पे बात हुई थी। इधर तो अभी उनकी मृत्यु के पश्चात एक बहुत बड़ा कार्य हुआ है, जिसको BL लाछा जी ने जो उनकी पुस्तक निकाली है जो समीक्षात्मक, तो यह बहुत जरूरी था। अब मधु जी के जन्म दिवस पे मैं उन्हें सादर नमन करती हूँ सबसे पहले, और उपस्थित लोगों की इस विभा जी के इस कॉन्सेप्ट के लिए, इस विचार के लिए उन्हें साधुवाद कि वो
मधुदीप जी के इस जन्म दिवस को विशेष बनाने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने लगभग हर सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक विषयों पर लघु कथाओं की रचना की। वो लघु कथाओं के लिए थे। राजनीति के लिए कहा जाता है ना कि प्रजा के लिए और प्रजा के द्वारा, तो कहना चाहिए वो लघु कथा के लिए, लघु कथा के द्वारा ही रचे गए थे और उसके लिए ही रच रहे थे। वे उन पुरोधाओं में से हैं जिन्होंने लघु कथा को प्रतिष्ठित स्थान दिलाने के लिए अपना जीवन लगा दिया, बल्कि कहना चाहिए जीवन होम कर दिया। वो अंत तक शकुन जी के जाने के बाद भी लघु कथा के लिए ही जीवित रहे। शकुन दी के लिए तो जीवित रहे ही, और उनका नाम दिया गया शकुदीप। तो साथ में वो लघु कथा को भी जीते रहे अंत समय तक। एकदम अंतिम कुछ दिनों को छोड़ दिया जाए तो उन्हें मैं सादर नमन करती हूँ, मंच की ओर से भी नमन। मैंने उनकी कई जगहों की लघु कथाएं पढ़ी थी। काफी पहले संरचना में 2019 में उनकी एक लघु कथा आई थी, 2 लघु कथाएं आई थी। संरचना जो वार्षिक पत्रिका है, कमल चोपड़ा जी निकालते, और 2020 में भी उनकी रचना है। तो पहले मैंने हड़कंप चुनी थी उसी से पढ़ने के लिए। अच्छा हुआ कि बाद में विचार किया नहीं, प्रयोगात्मक वाली ही लघु कथा पढ़ी जाए, तो मैं उनकी वह लघु कथा पढ़ूंगी अभी। लेकिन बताना चाहती हूँ कि उन्होंने काफी पहले से जो प्रयोग किए, जो आज लघु कथा कलश के रूप में हमें मिला है और हम उस पर बात कर रहे हैं, ये मुझे 2019 में दिख गया था। इनकी कवि लघु कथाओं में दिख गई थी, ये प्रयोग दिखा था। और उनकी लघु कथा में लंबी बात जो है, बहुत थोड़ी सी लघु कथा लंबी लगेगी लेकिन बहुत पुरजोश और पुरजोर तरीके से अपनी बात कहती है। पत्र शैली की लघु कथा है वह। शीर्षक है प्रेमी पति और 20वीं सदी का मर्द। तो मैं पहले उनका पढ़ लेती हूँ। यह लघु कथा बहुआयामी है, पहले ही बता देती हूँ, उसके बाद में उनकी लघु कथा पढ़ूंगी, आप उस दृष्टि से देखेंगे। यह लघु कथा बहुआयामी है, एक नहीं बल्कि 2 संदेश इसमें छिपे हैं। एक तो इस लघु कथा में बताने की कोशिश की गई है कि किस तरह मर्द की निगाह में औरत की, भले वो बहुत कमाने वाली औरत हो, कभी वह प्रेमिका रह चुकी हो, उसकी क्या स्थिति रही है, और भविष्य में अगर उसके प्रति बर्ताव में या विचार में बदलाव भी आया है तो फिर किस कारण से, ये आप जब मैं लघु कथा पढ़ूंगी तो आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा। और दूसरा संदेश इसमें बताने की कोशिश की गई है, वह है प्रेम के प्रति। जिन प्राय समाज में यह धारणा बैठी हुई है कि जो प्रेम विवाह होता है वो गलत होता है। खासकर जिस समय एक लघु कथा लिखी गई होगी, अब तो प्रेम के नाम पे बहुत कुछ हो रहा है, अच्छा भी हो रहा है, बुरा भी हो रहा है। तो वह बताने की कोशिश की गई है कि प्रेम विवाह सदा बुरा नहीं होता, और यह समाज में चला गया था कि जो प्रेम विवाह करते हैं तो यह वो उनका जीवन या उनका दाम्पत्य जीवन अच्छे ढंग से नहीं चलता, या फिर वो अलग हो जाते हैं। एक बार ये भावना चली थी बहुत जोरों की, तो इन्होंने 2 तरह से इसे समझाने की कोशिश की है। एक तो कि पुरुषों की स्थिति ऐसी है कि वो नारियों की बाहर काम करने के बावजूद उन्हें सहायता नहीं करते, उनके सहायक नहीं बनते, बल्कि उसी ढंग से जीना चाहते हैं जैसे पहले जीते थे, कि बैठ करके सारी चीजें पूरी हो। और दूसरा यह कि प्रेम विवाह बुरा नहीं है, समझ आपसी सही ढंग से रखनी चाहिए। तो इसके आधार पर मैं कभी उनकी लघु कथा संरचना 2019 में आई हुई 2 लघु कथाओं में से एक प्रेमी पति और 20वीं सदी का मर्द। पत्र शैली। मेरे अपने रोहन, उस दिन तुमने मुझसे कहा था यह तो कोई बड़ी बात नहीं हुई कि मैं तुमसे बात किए जा रहा हूं और तुम कोई उत्तर ही नहीं दे रही हो। अरे मेरी बात तुम्हें गलत लग रही है तो इतना तो कह ही सकती हो कि मैं गलत कह रहा हूं। तुम मेरी पत्नी हो, कोई गुलाम तो नहीं। तुमने आगे कहा था, अभी कल ही की बात लो, दफ्तर से देर से आने पर मैं तुम पर चिल्ला रहा था और तुम सिर झुकाए घर में प्रवेश कर गई थी। मुंह में जुबान नहीं है तुम्हारे? कह नहीं सकती थी कि दफ्तर मर्जी से नहीं चलता,
अरे तुम तो तब भी चुप रही जब मैं चाय देर से मिलने पर तुम पर फिर से चिल्ला पड़ा था कि चाय आसाम से लाने गई हो क्या? क्या तुम यह नहीं कर सकती थी कि मुझे अगर दफ्तर में देर हो गई है तो क्या आज तुम चाय नहीं बना सकते थे? तुम यहीं पर नहीं रुके थे और बात को पीछे तक ले गए थे। पत्नी पत्र के माध्यम से पति से बता रही है, बात को पीछे तक ले गए थे। तुम उस समय भी चुप रही थी जब तुम ब्याह कर इस घर में आई थी और मेरी माँ ने औरतों के बीच बैठकर यह कहा था कि बेटे की जिद में वह लुट गई, नहीं तो इतने कमाओ, बेटे की शादी में तो लाखों का दहेज मिलता। उसमें तुम इतना तो कह ही सकती थी कि माँ जी, मैं आपके बेटे से अधिक वेतन लेती हूँ, इसलिए लाखों का दहेज तो आपको मेरे पिता को देना चाहिए था। आखिर ऐसा क्यों है जिसने मुझे इतना खामोश कर दिया है, तुम्हें इतना खामोश कर दिया है? शादी के पहले से हम एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते रहे हैं। तुम इतना चुप तो कभी नहीं थी, हर बात में अपनी राय रखती थी, अपने तर्क प्रस्तुत करती थी। शादी ने तुम्हें इतना बदल क्यों दिया है? रोहन, मेरे पास तुम्हारी हर बात का उत्तर है, मगर यह मैं जानती हूँ कि अगर अब तुम मेरे तर्क या मेरा पलट कर सही उत्तर देना सह या स्वीकार नहीं कर पाओगे। क्यों? प्रश्न नहीं करो तो अच्छा है। नहीं, तुम इसका उत्तर सुनना ही चाहते हो तो सुनो। रोहन, विवाह से पहले तुम एक प्रेमी थे, ध्यान दे, और अब एक पति ही नहीं, एक मर्द भी हो जो अभी 20वीं सदी से बाहर नहीं आया है। तुम्हारे 20वीं सदी के मर्द होने की बात को मैं शादी से पहले भी जानती थी, लेकिन मैं तुमसे प्यार करती थी रोहन, और तुम मेरे प्राप्य थे। और उस दिन जो तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ना, इसका कारण भी मैं जानती हूँ। तुमने उस दिन स्त्री विमर्श पर अपने प्रिय लेखक का नया उपन्यास पढ़ा था। मुझे चुप रहना ही होगा रोहन। मैं लोगों को यह कहने का मौका नहीं देना चाहती कि प्यार का खुमार कुछ ही दिनों में उतर जाता है और प्रेम विवाह असफल हो जाते हैं। मैं सब कुछ सह सकती हूँ, लेकिन अपने प्रेम का अपमान नहीं सह सकती। और हाँ, जिस दिन तुम सचमुच खुद को 21वीं सदी में ले आओगे रोहन, उस दिन आपको कोई उपन्यास पढ़कर ऐसा कुछ कहने या पूछने की आवश्यकता ही नहीं होगी, और ना ही मुझे आपकी बात का उत्तर देने के लिए कोई पत्र लिखना पड़ेगा। तुम्हारी ही सीमा। पुस्तक से निकले पत्र ने रोहन को स्तब्ध कर दिया है। देखिए कितनी बहुआयामी लघु कथा है यह, कितनी शानदार। बातें इतनी कम शब्दों में कर डाल रही है इसमें। बल्कि ये फिर से इसमें ये संदेश है कि आज जो लिव इन में रहने वाले या फिर जो प्रेम करने वाले हैं, आए दिन जो हमारा विवाह विच्छेद हो रहा है, उससे बचने की बात वो काफी पहले कह चुके हैं। यह 2019 की ही लघु कथा नहीं होगी, उससे पहले की होगी निश्चित, जिसमें शादी प्रेम विवाह होना शुरू हो गया था और लोगों हाँ ने उंगलियां उठानी शुरू की होगी। वास्तव में उस समय की लिखी हुई लघु कथा होगी 20वीं सदी की, जी। क्योंकि इसमें शीर्षक भी है। तो मुझे लगता है कि हमें ऐसे पुरोधाओं को जीवित रखने के लिए, हम कहते हैं उनसे नहीं मिले, हम कहते हैं उन्हें नहीं देखा। जब आप रचनाओं को देख लेते हैं, पुस्तकों को देख लेते हैं, तो आप वास्तव में व्यक्ति के अंदर को देख लेते हैं, उसकी मेधा को देख लेते हैं, उसके प्रभाव को देख लेते हैं, उसके अंतस को देख लेते हैं, यहाँ तक कि उसके दिमाग को और उसके दिल को भी देख लेते हैं, ऐसा मुझे लगता है। साथ में आप लोगों ने भी जो प्रस्तुतिकरण दी, मुझे अच्छा लगा। सबने बहुत अच्छे ढंग से, प्रस्तुतिकरण भी उनके अच्छे थे और लघु कथाएं तो थी। तो मैं चाहूंगी कि प्रत्येक वर्ष हम लोग इसी तरह उन पुरोधाओं को याद करते रहें, जिनके बल पे आज लघु कथा यहाँ तक पहुंच पाई है। हमने वो जमाना भी देखा है, भारत यावर और शुभ तारिका के नाम से आज जिसे आप जानते हो, तारिका हुआ करती थी। महाराज कृष्ण जी जैन जी उसको बहुत अच्छे रूप में निकाल रहे थे, उसमें लघु कथा की आंदोलन चल रहा था। तो वो जमाना भी देखा है जब उस आंदोलन के वक्त कोई लघु कथा को आपस में बहस में उलझे रहते थे। लघु का व्यंग, लघु कहानी कहो, लघु कथा कहो,
और इन बहसों ने उसका बहुत ही मतलब कहना चाहिए नुकसान किया। आज इतने लोग जो मेहनत से यहाँ तक लेकर आ रहे हैं लघु कथा को, कि अब भारी पड़ रही है कविताओं पे, कहानियों पे, उपन्यासों पे, और एक परिवार की तरह हम सब जुड़े हैं। तो इसके लिए हमें भी कुछ विवादों से ऊपर उठकर बस लघु कथा को आगे ले जाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। और इसके लिए हमें बहुत पढ़ना पड़ेगा, तब हम समझ पाएंगे कि हम लघु कहानी नहीं लिख रहे हैं, हम लघु कथा लिखेंगे, बहुत लघु बढ़िया कथा नहीं, ऐसा मुझे लगता जी। है। धन्यवाद, साधुवाद और जी, शुभकामनाएं अनंत सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम की समाप्ति से पूर्व मैं बात करना चाहूंगा अनीता रश्मि जी की लघु कथा जमीर की, जिसको मैंने पढ़ रखी थी और मेरे पास पढ़ी भी थी। जो बोलती गई मैं पढ़ता गया। बड़ी ही जबरदस्त लघु कथा और बड़े ही कम शब्दों में उसको एकालाप की शैली में उन्होंने प्रस्तुत किया है। हम जितनी बार उसको पढ़ेंगे, मैं चाहूंगा कि लेखक मंजूषा के सदस्य उसे पढ़ें, समीक्षा भी लिखें उसकी। बड़ी सुंदर लघु कथा है वो। और मधुदीप जी की लघु कथा का तो कहना ही क्या। एक लघु कथा में एक पत्र के माध्यम से कितने आयाम उन्होंने प्रस्तुत किया। आपने कहा कि 1990 या उस दशक में कहीं लिखी गई है, इतनी पुरानी लघु कथा है, और उसमें कितना ज्यादा उन्होंने वे सब बातें उसमें शामिल की जो हम आज भी देखते हैं, और अपने समय से बहुत आगे का उन्होंने लिखा है। आपने एक बहुत गहरी बात की है कि तब नुकसान उठाया था बहस के कारण। ये आपने संदेश दिया है हम सभी को कि अब हमें एकजुट होकर के कार्य करना है। मैं आपको कहना चाहूंगा कि उस जमाने में जिस प्रकार आप लोगों ने लिखा, तब मंच नहीं थे आपके पास में, सोशल मीडिया नहीं था आपके पास में। तारिका में आप छाप रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, कितने लोग पढ़ पाते होंगे। कितने आप पत्र पोस्ट करके आते थे डाक में जाकर के, फिर वो संपादक वापस भेजेगा, क्या करेगा, कितनी बातें थी। मैं समझता हूँ उस बात को। आप लोगों ने जो त्याग किए हैं, आप लोगों ने जो परिश्रम किया है, हम सिर्फ उसी नींव के ऊपर कुछ कर रहे हैं। हम कभी नहीं भूलते। आप जैसे पुरोधाओं ने नींवें डाली हैं इस विधा की, तो हम तो अपनी जिम्मेदारी जरूर पूरी करेंगे, समझते हैं। क्योंकि जहां आप लोगों ने अपना लहू डाला है, वहां क्या हम पसीना भी नहीं बहा सकते। बहुत बहुत आभार आपका, और समूह की तरफ से सभी को धन्यवाद जो आज इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। एक हमने प्रयास किया मधुदीप जी को श्रद्धांजलि देने का, और आप जो यहाँ पर उपस्थित हुए, आप सभी का आभार। और जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनका आभार। आभार लेखक मंजूषा समूह का, जो मुझ जैसे अदना आदमी को ये अवसर दिया, हम सभी को ये अवसर दिया कि हम यहाँ बोलें, अपनी बात को प्रस्तुत करें और साहित्य पुरोधाओं को स्मरण करें। आपने अनीता रश्मि जी की एक और बात हम याद रखें कि हम हमेशा इस प्रकार के आयोजन करते रहें। इनके बहुत फायदे हैं। इनसे हम न केवल उन लेखकों को याद करते हैं, उनकी रचनाओं को पढ़ते भी हैं, और आपस में हम लोग एक स्वस्थ वातावरण में बातचीत भी करते हैं। आप सभी का आभार। और मंच की तरफ से अब मैं इस कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करता हूं। पुनः रजनीश जी का आभार, जो स्वयं कैमरे पर नहीं आ पाए, परंतु आपकी उपस्थिति ने हमें कृतार्थ किया है। धन्यवाद, आभार आप सभी का। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब सभी जुड़े, को। आप सबको जी बहुत बहुत धन्यवाद। और रजनीश आप भाई का सभी तो का धन्यवाद करना रह ही गया, क्योंकि उन्होंने वो हमेशा ही लघु कथा विधा के लिए बहुत काम करते हैं। उपहार जी योजनाएं चलती ही रहती थी उनकी। जी बहुत धन्यवाद रजनीश भाई। आप सभी का बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी, शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा इस कार्यक्रम से जुड़कर। सभी जी का आभार। जी, शुभ रात्रि।